हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेट क्लासेस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द डिफीटिंग ऑफ नेपोलियन कि नेपोलियन कैसे हारे 1815 में और द बिगेन ऑफ द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, कैसे कंजर्वेटिज्म स्टार्ट हुआ। कंजर्वेटिज्म का मतलब है जब लोगों के अंदर एक ऐसी फीलिंग आए कि हम दोबारा से मोनार्की को स्टार्ट करें, तो उस फीलिंग को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। अब आगे देखते हैं कि 1815 में यूरोप के चार देश ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को हराया एट द बैटल ऑफ वाटरलू। मतलब वाटरलू एक जगह है, वहां पर इन चारों देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया। आगे आफ्टर द डिफीटिंग ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन को हराने के बाद ये एक जगह में मिलते हैं जिसका नाम है वीना। उस जगह पे वो एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग का नाम होता है ट्रीटी ऑफ वीना, या ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इस मीटिंग को होस्ट करते हैं, मतलब जो ये मीटिंग को करवाते हैं उनका नाम है ड्यूक मैटरनिच, और ये आपके ऑस्ट्रियन चांसलर है। ऑस्ट्रिया के एक बहुत बड़े एक मंत्री टाइप है, ठीक है, वो है ड्यूक मैटरनिच, जिन्होंने उस मीटिंग को करवाया। और उस मीटिंग में उन्होंने कुछ फैसले लिए, जैसे कि स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म को वापस से स्टार्ट किया जाए। मतलब मोनार्की, चर्च और जो ये सोशल हायरार्कीज थे, मतलब अमीर लोगों को ज्यादा प्रिविलेजेस देना, बेनिफिट देना, ऐसे जो भी चीज थे उसको वापस से स्टार्ट किया गया। और बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से फ्रांस में रिस्टैब्लिश किया गया। कहने का मतलब है कि जो लुई 16 का जो ये बर्बन डायनेस्टी था उसको फ्रांस में स्टार्ट किया गया। और जो भी नेपोलियन ने लॉ बनाए थे उस सारे लॉ को उन्होंने अंडू कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। और क्या किया गया, जो फ्रांस के आसपास इन चार देशों ने ऐसे ऐसे देश को वहां पे स्टेब्लिश किया, जिससे फ्रांस को आने वाले फ्यूचर एक्सपेंशन में, मतलब कि फ्यूचर में फ्रांस अपने आप को ना बढ़ा सके, इसीलिए उन्होंने वहां पर बहुत सारे देशों को स्टेब्लिश किया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे उन्होंने नीदरलैंड को नॉर्थ में स्टेब्लिश किया, और जिनोवा एंड पिडमोंट को साउथ में स्टेब्लिश किया। प्रशिया ने वेस्टर्न पार्ट को संभाला, और ऑस्ट्रिया ने नॉर्थ इटली, मतलब इटली के नॉर्थ साइड को कंट्रोल किया। और रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया, और प्रशिया को सेक्सोनी नाम का एक देश था उसका पार्ट दिया गया। और लेकिन इन सब ने जर्मनी रीजन को बिल्कुल भी नहीं चढ़ा, और जर्मनी रीजन के 39 टुकड़े हो चुके थे जो नेपोलियन ने किया था। ये इसीलिए उस 39 स्टेट को इन्होंने नहीं चढ़ा, क्योंकि उस 39 स्टेट से इन देशों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था इकोनॉमिक में, पैसों में। ठीक है, इसलिए उन्होंने जर्मनी की इस हिस्से को बिल्कुल भी नहीं चढ़ा। और उन्होंने जो भी, जैसे कि न्यूज़पेपर, बुक और प्ले, एस सॉन्ग, ऐसे कोई भी ऐसे चीज जो नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट कर रहे थे, आजादी की भावना को लोगों के दिलों में डाल रहे थे, उन सबको उन्होंने बैन कर दिया। ठीक है, तो समझ आया क्या क्या किया इन चार देशों ने मिलकर ट्रीटी ऑफ वीना में। पहला क्या, उन्होंने कंजर्वेटिज्म को वापस स्टैब्लिश करने की कोशिश किया। दूसरा, बर्बन डायनेस्टी को उन्होंने फ्रांस में स्टार्ट किया, और जो भी नेपोलियन ने रूल्स बनाए थे उसको खत्म किया उन्होंने। और फ्रांस के आसपास नए नए देश बनाए, जिससे फ्रांस को आने वाले फ्यूचर में ना फैलाया जा सके, इसलिए बनाए। जैसे कि नीदरलैंड आपका नॉर्थ में बनाया, और नीदरलैंड के अंदर बेल्जियम भी एक पार्ट था उसका, जिनोवा और पिडमोंट, उसको साउथ में स्टैब्लिश किया। जो प्रशिया था उसको, प्रशिया जो था उसने वेस्ट साइड को संभाला, और ऑस्ट्रिया ने इटली के नॉर्थ साइड को पूरे कब्जे में लिया हुआ था। वैसे ही रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया, प्रशिया को सेक्सोनी का पार्ट दिया गया, और जर्मनी का जो 39 टुकड़े थे उसको उन सब ने नहीं छेड़ा। ठीक है, तो ये सारा कुछ हुआ था नेपोलियन को हराने के बाद। अब आगे क्या हुआ, रेवोल्यूशनरीज का क्या हुआ 1815 में, क्योंकि अब क्या हुआ कि ये चार देशों ने पूरे एरिया को कब्जे में ले लिया था। अब देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी जो ये क्रांति कर रहे थे, डेमोक्रेसी के लिए डिमांड कर रहे थे, अब इन लोगों ने क्या किया या इनके साथ क्या हुआ, अब ये पढ़ते हैं। 1815 के टाइम पे ये जो भी लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो आजादी की मांग कर रहे थे, उन्हें डर था कि इनको ना, हमें ना मार दिया जाए, इसीलिए वो अंडरग्राउंड हो गए। फिर अंडरग्राउंड रहते रहते इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाना शुरू किया। सीक्रेट सोसाइटी का मतलब है लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। ठीक है, बहुत सारे यूरोप के स्टेट में ऐसा इन्होंने किया, और उधर वो ट्रेन भी देते थे। ट्रेन का मतलब है लोगों को ट्रेनिंग देते थे कि कैसे तुमने क्रांति करना है, और अपनी नेशनलिज्म की फीलिंग, मतलब अपनी भावना को, देश के प्रति जो भावना है, इसको कैसे फैलाना है। और ऑल रेवोल्यूशनरीज अपोज द मोनार्कियल फॉर्म दैट हैज बीन स्टैब्लिश आफ्टर द ट्रीटी विनर, ट्रीटी वीना या फिर वीना कांग्रेस। आपको पता ही है कि रेवोल्यूशनरीज क्या कर रहे थे, जो भी मोनार्की जो स्टार्ट किया गया था ट्रीटी वीना के थ्रू, उसका विरोध कर रहे थे, एंड टू फाइट लिबर्टी एंड फ्रीडम, और आजादी के लिए ये जो भी रेवोल्यूशनरीज थे वो लड़ रहे थे। आगे, वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रेवोल्यूशनरी। एक इटली के एक क्रांतिकारी बंदा था जिसका नाम था गोजेप मैजिनी। ये है गोजेप मैजिनी, और एक करंट फोटो देख सकते हो आप जैसे उनकी थी।
जब ये है गोजे मैजिनी, ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरीज थे, मतलब इटली के क्रांतिकारी बंदा था। ये एक इनका जन्म हुआ था जिनोवा में, जो 1807 में इनका जन्म हुआ। और ये मेंबर बने सीक्रेट सोसाइटी के, कहाँ पे, कारबोनरी में। कारबोनरी एक जगह है, वहां पे ये सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने और ये इटली के रहने वाले थे। ठीक है, इतना तक क्लियर है आप सबको। आगे जब ये 24 साल के हुए तो गोजी मैजिनी क्या है, रेवोल्यूशनरी के साथ कहते हैं ना, क्रांति करते समय ये पकड़े गए और इनको एक्साइल कर दिया गया, मतलब कि बाहर निकाल दिया गया। कहां से, लिगुरिया। लिगुरिया जो था उधर ये रेवोल्यूशनरी कर रहे थे, लोगों को ट्रेन कर रहे थे कि तुमने आजादी के लिए लड़ना है। तो उस दौरान ये पकड़े गए और उनको, ठीक है, लिगोरिया नाम की जो जगह था उससे उनको बाहर निकाल दिया गया। और ये कब की बात थी, 1831 की बात है। आगे क्या है, इन्होंने फिर बाहर निकलने के बाद ये भी, इन्होंने दो अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई। और पहला अंडरग्राउंड सोसाइटी का नाम है यंग इटली, जो कहाँ बनाया इन्होंने, मार्सिलिस में बनाया। और दूसरा उन्होंने सोसाइटी बनाया जिसका नाम था यंग यूरोप, और ये कहाँ बनाया, बर्नी में। और जो ये दोनों सोसाइटी थी इसके अंदर उन्होंने वही मेंबर रखे, मेंबर वो रखे जैसे कि यंग मैन रखे उन्होंने, जवान लोग रखे जैसे कि पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के, जर्मनी के, सारे नौजवान लोगों को उन्होंने क्या किया, इस दो सीक्रेट सोसाइटी, मतलब यंग इटली जो मार्सिलिस में था, दूसरा यंग यूरोप जो आपका बर्निया में था, इन जगहों में उन्होंने रखा उसको। आगे जो मैजिनी था उनका ये मानना था कि जो गॉड है वो प्लान कर रहा है कि नेशन बनाने के लिए, मतलब मोनार्की को खत्म करके डेमोक्रेसी को स्टार्ट करना भगवान भी चाहता है। इसीलिए क्या है, वेयर देयर इज पीस, जो देश के अंदर डेमोक्रेसी, देश के अंदर शांति होगी, इक्वालिटी होगी, नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा। और ही वॉन्ट दैट इटली हैड बीन यूनिफाइड, और ये भी चाहते थे कि भाई इटली जो है वो एक साथ मिलकर रहे, मतलब देश की भावना इन सब के अंदर आए। तो ऐसा ये चाहते थे। और ड्यूक मेटरनिच जो आपके ऑस्ट्रियन चांसलर थे, उन्होंने इस बंदे को, मतलब कोजिम मैजिनी को बोला कि ये मोस्ट डेंजरस एनिमी, मतलब बहुत खतरनाक दुश्मन है जो हमारे मोनार्की सिस्टम को खत्म कर सकता है, मतलब सोशल ऑर्डर को वो खत्म कर सकता है। ऐसा उस, कहते नहीं, ड्यूक मेटरनिच का सिर्फ एक ख्याल था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में, गो बैक टू द 1750। अब 1750 के टाइम पे देखते हैं कैसे हमारा जो यूरोप था उसके अंदर भी नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुआ। आपको पता होना चाहिए 1715 के टाइम पे जो यूरोप था उधर कोई भी देश नहीं था। नो नेशन स्टेट का मतलब ऐसा कोई भी जगह नहीं था जिसके अंदर लोगों के अंदर फीलिंग हो कि ये देश हमारा है और हम इस देश के नागरिक हैं। ऐसा कोई भी फीलिंग था। आपको यहाँ मैप में दिख रहा है, देखो ये अलग अलग जगह है, जैसे कि ये हैसबर्ग। पहले ना ऐसा होता था कि पहले स्टेट नहीं होते थे, पहले किंगडम्स होते थे। किंगडम मतलब साम्राज्य होते थे। जैसे कि मान लो कि कोई राजा किसी को हरा देता था, उसका साम्राज्य बढ़ता था। ठीक है, तो ऐसा होता था पहले के टाइम पे। और फिर धीरे धीरे कैसे नेशनलिज्म आया ये हम देखते हैं। ड्यूरिंग दिस दैट टाइम, मतलब उस दौरान 1750 के टाइम पे, जैसे कि हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड ये तो आज के टाइम पे पढ़ते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे ये किंगडम्स, साम्राज्य, डचेस मतलब छोटे छोटे, कैंटोन्स मतलब जो ये दोनों का मतलब था छोटे छोटे, जैसे बोलते नहीं एरिया होते थे, जिसको रूलर हैड देयर ऑटोनोमियस टेरिटरी, मतलब कि जिसमें एक राजा की हुकूमत होती थी और वो धीरे धीरे अपना टेरिटरी को बढ़ाता था जीत जीत के। Okay, Eastern and Central Europe were under autonomous monarchies within the territory of which live diverse people। कहने का मतलब है कि जो यूरोप का सेंट्रल पार्ट, यूरोप का ये सेंट्रल पार्ट और यूरोप का ईस्ट पार्ट, ये वाला जो हिस्सा था, ठीक है, ये दोनों हिस्सों में ज्यादातर मोनार्की सिस्टम चलता था। और उधर उन टेरिटरीज में, मतलब उन एरियाओं में अलग अलग लोग रहते थे। डाइवर्स लोग का मतलब अलग अलग धर्म के लोग, ठीक है, डू नॉट शेयर कॉमन आइडेंटिटी, जिनके अंदर कोई भी सेम चीजें नहीं थी। ठीक है, हम बोलते नहीं कि उनकी सेम पहचान कि हम इस देश के रहने वाले, ऐसी कोई भी पहचान नहीं थी। और कॉमन कल्चर, किसी का सेम संस्कृति भी नहीं थी। संस्कृति जैसे हम बोलते हैं हम इंडिया के संस्कृति है हमारे अंदर, तो ऐसा उन सब के अंदर कुछ नहीं था। अब मान लो राजा तो उनका एक था, लेकिन हर एक लोग क्या थे, जैसे कि राजा जब दूसरे राजा को हराता था तो उनके साम्राज्य भी बढ़ जाता था, और जो लोग उधर के थे वो भी उस राजा के अंडर आ जाते थे। तो कोई कॉमन कल्चर, कोई कॉमन आइडेंटिटी कुछ भी नहीं था ऐसा। और इसके अलावा वो सारे लोग अलग अलग भाषाएं भी बोलते थे, और उनके जात जो था वो सारा कुछ अलग था। अब इतना कुछ डिफरेंसेस था, तो वो कैसे ही हमारा जो यूरोप है उसके अंदर देश बनने शुरू हुए। तो पहले हम देखते हैं कि हैसबर्ग एम्पायर, ये एक बहुत बड़ा एक कह सकते हो किंगडम है, जो कहां तक फैला गया है, ऑस्ट्रियन हंगरी तक फैला हुआ है, जिसके अंदर बहुत अलग अलग एरिया आते हैं, रीजन्स आते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, एरोस्ट्रोक्रेसी मतलब अमीर लोग और पीसेंट्स मतलब गरीब लोग, ऐसे बहुत अलग अलग टाइप्स के लोग रहते हैं। ये है आपका, ठीक है, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। ठीक है, तो ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर जो है
ठीक है, हंगरियन एम्पायर है, उसके अंदर एक एल्फाइन रीजन आता है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया नहीं, एक एल्फाइन रीजन आता है जिसमें टायरोल ये वाला जो हिस्सा है ये, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया ये वाला दो हिस्से हो गए, और ठीक है स्विट्जरलैंड नाम की एक जगह है, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये हो गया, इसके अलावा बोहेमिया हो गया, ठीक है, ये सारे एरिया मिलकर क्या बनते थे, एल्पाइन रीजन बनते थे, जिधर और जो एरिस्टोक्रेसी थे मतलब अमीर लोग थे वो रहते थे ज्यादातर, और वहां पे वो लोग जर्मनी लैंग्वेज ज्यादा बोलते थे। अब आगे हंगरी, हंगरी आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा हंगरी, ठीक है, इधर जो हाफ पॉपुलेशन थी वो magyar भाषा बोलते थे, और आधे जो लोग थे वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है, डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स होता है कि जैसे कि हमने देखा होगा कि इंडिया के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि मान लो हमारी भाषा कुछ और है, आपकी भाषा कुछ और है, ऐसे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उसको बोलते हैं डायलेक्ट। आगे, ठीक है, आगे देखो कि गैल्सिया, ठीक है, गैल्सिया नाम की एक जगह है जहां पे ज्यादातर एरोस्टिकेसी रहते थे और वो पॉलिश भाषा बोलते थे। वैसे लेम्बोर्डी नाम की एक जगह, ठीक है, और विनीटिया नाम की जगह है, ऐसे अलग अलग जो एरिया थे, स्टेट्स थे, ठीक है, वहां पे अलग अलग लोग रहते थे और वो क्या इटालियन लैंग्वेज बोलते थे। और पीसेंट्स मतलब जो किसान थे वो अलग अलग ग्रुप हैं, देखो जो पीसेंट्स, बोहेमिया एंड, ठीक है, सेल्वो, ये दो किसानों का ग्रुप का नाम है, वो नॉर्थ साइड में रहते थे, ठीक है, और ये सोल विनीस ये भी किसानों का ग्रुप है जो कहाँ पे रहता था, ठीक है, कार्नियोला, कार्नियोला नाम की जगह पे रहता था, ठीक है, और सिरोट्स नाम के जो ये किसान का ग्रुप था ये साउथ में रहता था, और रोमांस नाम के जो ये पीसेंट का ग्रुप का नाम था और ये कहाँ रहता था, ईस्ट ऑफ पेंसिल्वेनिया, मतलब ये जगह के इस एरिया में रहते थे। कहने का मतलब है कि बहुत अलग अलग जगहों में अलग अलग किसान, अलग अलग जगहों में एरिस्टोक्रेसी, जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, ये सारा कुछ कहाँ पे था, एक हंगरी, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर में था। आगे इतना, देखो इन सच डिफरेंसेस, इतना ज्यादा लोगों के अंदर डिफरेंसेस थे, बदलाव था, लोगों के अंदर इतना फर्क था, लेकिन इट इज नॉट इजी टू यूनाइट, तो आपको पता ही है कि इन सारे लोगों को जोड़ना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, लेकिन बट ठीक है, बट मतलब क्या हो गया कि न्यू मिडिल क्लासेस, एक नई क्लास बनी मिडिल क्लासेस, जिन्होंने इस पूरे यूरोप को जोड़ने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1750 के टाइम पे सिर्फ पहले तो दो ही क्लासेस थी, एरोस्टिकेसी अमीर लोग और किसान लोग थे, फिर धीरे धीरे करके क्या एक नई क्लास भी बनना शुरू हुआ, जो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एरोस्टिकेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस, इसमें हमें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसमें, एरोस्टिकेसी और पीसेंट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है। एरोस्टिकेसी जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डोमिनेंट एंड पावरफुल क्लास होते हैं, कहने का मतलब है अमीर और शक्तिशाली ग्रुप होते हैं, लेकिन इनकी जनसंख्या बहुत कम होती है, मिनोरिटीज मतलब ये नंबर में कम होते हैं लेकिन पावर इनका बहुत होता है। और पीसेंट जो होते हैं वो मेजोरिटी में होते हैं, इनकी जनसंख्या बहुत होती है लेकिन इनके अंदर जो पावर होता है वो बहुत कम होता है। आगे बोल रहे हैं एरिस्टोक्रेसी जो होता है लैंड ओनिंग क्लास, मतलब इनकी संपत्ति ज्यादा होती है और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। पीसेंट जो होते हैं ये वर्क करते हैं एज अ फार्मर के तौर पर, एरिस्टोक्रेसी लैंड का मतलब है जो अमीर जात होते हैं उनके उधर वो काम करते हैं, ठीक है। आगे इसमें है द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लासेस और वर्किंग क्लास और कॉमर्शियल क्लास, कहने का मतलब है मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, कॉमर्शियल क्लास ये कैसे बना, इस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया कि 1750 के टाइम पे सिर्फ एरोस्टिकेसी और पीसेंट लोग थे, लेकिन अब पढ़ते हैं कि कैसे मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास और कॉमर्शियल क्लास ये बना। वेस्ट वेस्ट एंड वेस्ट एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न साइड और सेंट्रल पार्ट में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ, मतलब इंडस्ट्री बढ़नी शुरू हुई, और ट्रेड ट्रेड मतलब व्यापार बढ़ना शुरू हुआ, जिसकी वजह से टाउन के अंदर क्या है एक नई क्लास जन्मा जिसको बोलते हैं कॉमर्शियल क्लास, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज के बढ़ने के साथ कॉमर्शियल क्लास का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, बिजनेसमैन होते थे, प्रोफेशनल्स होते थे, तो ये सारे जो लोग हैं इनको बोलते हैं कॉमर्शियल क्लासेस, और इन्हीं को ही हम मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास बोलते हैं, ठीक है, समझ आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने के साथ कॉमर्शियल क्लास, वर्किंग और मिडिल क्लास का स्टेब्लिशमेंट हुआ। और इंडस्ट्रीज जो था वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ कब, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, कहने का मतलब है इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, और फ्रांस के अंदर और जर्मनी के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कब स्टार्ट हुआ, 19th सेंचुरी में। तो इसका मतलब है कि 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में मिडिल क्लास की स्टैब्लिशमेंट हुआ, क्योंकि इंडस्ट्री जब बढ़ेगी तभी तो मिडिल क्लास बढ़ेगा। वैसे ही जर्मनी और फ्रांस के अंदर 19th सेंचुरी में क्या हुआ, मिडिल क्लास की स्टैब्लिशमेंट हुई। और यही जो पढ़े लिखे लिबरल मिडिल क्लासेस थे, इन्होंने नेशनलिज्म की भावना को उठाया, उन्होंने बोला कि हमें देश को एक करना है, और उन्होंने लिबरलिज्म मतलब आजादी और एरिस्टोक्रेसी के जो बेनिफिट्स थे, मतलब अमीर लोगों के जो पहले पैदा होते सार जो बेनिफिट मिलते इसको खत्म करने के लिए इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया।
अब हम देखते हैं कि हर एक बंदे के लिए कि लिबरल मतलब आजादी का क्या मतलब होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि आजादी मतलब लिबरलिज्म का क्या मतलब है। लिबरलिज्म का मतलब है एक फ्रीडम। कहने का मतलब है कि हम किसी भी चीज से अगर हम आजादी पाएंगे तो उसको हम बोलते हैं लिबरलिज्म। ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है लिबरल, तो उसका मतलब क्या होता है, फ्री। आगे न्यू मिडिल क्लासेस के हिसाब से लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब हर एक बंदे को आजादी देना। इक्वालिटी ऑल बिफोर द लॉ, कि सारे लोग कानून की नजर में बराबर होगा, ऐसा मिडिल क्लास का लिबरलिज्म का मतलब है। अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल में लिबरलिज्म का क्या मतलब बताया मिडिल क्लासेस ने। तो सबसे पहले देखो, उन्होंने मिडिल क्लासेस जो लोग थे उन्होंने पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब बताया कि भाई सरकार कुछ भी चीज कंसेप्ट बनाए, कुछ भी चीज करे, लेकिन कंसेंट का मतलब है सबकी आम सहमति से करे। लोगों से पूछे, अपने कैबिनेट अपने मंत्रियों से पूछे कि ये कानून ठीक है नहीं है, मतलब सबकी सहमति से बनाए, तब जाके उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म। दूसरा चीज है डिमांड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस। कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल लिबर्टी लिबरलिज्म तभी स्टार्ट होगा, उन्होंने मिडिल क्लासेस का मानना था अगर हम एरोट्रोक्रेसी मतलब जो भी लोग जैसे राजाशाही, कैलरिक, ठीक है, कैलरिकल प्रिविलेजेस का मतलब है जिन लोगों को पैदा होते सार बेनिफिट मिल रहा है वो सारा कुछ क्या करो, खत्म करके सबको एक समान करो। ऑल डिमांड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब है सरकार बने लोगों के वोट के साथ। कैसे बने, लोगों के वोट के साथ और पार्लियामेंट के थ्रू बने। अगला है प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसकी स्टेबिलिटी। कि पहले ऐसा होता था कि जो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट में, कि जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे ना उनकी संपत्ति सेकंड और फर्स्ट स्टेट को दे दिया जाता था। कहने का मतलब है आम लोग की जो संपत्ति होती थी वो राजा और पंडित जो होते थे ना, चर्च चुर्च के जो पंडित लोग होते थे, फादर लोग, और ठीक है, उनको संपत्ति दे दिया जाता था। ड्यूरिंग दिस टाइम प्रॉपर्टी ओनिंग मैन हैड राइट टू वोट। इसमें कह रहे हैं कि पहले के टाइम पे जब होता था ना 1750 के टाइम पे, उस दौरान क्या होता था कि जो मैन होते थे जिसका संपत्ति होती थी सिर्फ उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। जिसके पास संपत्ति नहीं होती थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो उन लोगों ने बोला कि भाई जिसके पास हो या ना हो सबको वोट देने का अधिकार दे, तब जाके हम उसको बोलेंगे पॉलिटिकल लिबर्टी। अब देखते हैं इकोनॉमिक लिबर्टी का क्या मतलब है या लिबरलिज्म का क्या मतलब है। देखो, डिमांड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट मतलब हर एक बंदे को मार्केट में आजादी दो। अबोलिशन ऑफ टैक्स, जो भी टैक्स आप लगाते हो इधर से उधर चीजों को ले जाने के लिए उसको खत्म करो। ठीक है, स्टेट रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, एक जगह से दूसरी जगह कुछ भी चीज को ले जाने के लिए जो आप रोक लगाते हो उस सबको खत्म करो। तो ये चीज अगर सारा कुछ खत्म होगा तब उसको बोलते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म। अगर एग्जांपल के तौर पे देखिए तो आपको बताया था कि जो नेपोलियन थे उसने जर्मन को 39 स्टेट में डिवाइड किया था। ठीक है, जर्मन को 39 स्टेट में क्या किया था, डिवाइड किया था। और हर एक के पास, हर एक मान लो 39 स्टेट के पास अपने ही ओन करेंसीज होते थे। मान लो कि अगर एक स्टेट में जाएंगे तो हमें करेंसी बदलनी पड़ती थी, दूसरे राज्य में जाते तो करेंसी बदलनी पड़ती थी, ऐसा होता था। वेट्स हर किसी के नापने के जो चीजें होती थी वो अलग अलग होता था। हर किसी के जो मेजर्स होते थे, मतलब कहते हैं नहीं मरला जैसा सिस्टम था, वो भी सबका अलग था। ठीक है, और मर्चेंट्स मतलब जो व्यापारी लोग हैं अगर वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरे जगह में, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते थे अपनी चीजों को बेचने के लिए, वुड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% ऑफ ईच ऑफ देम। मतलब मान लो कि वो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते थे उनको 5% अपनी चीजों का टैक्स देना पड़ता था। अब सोच लो, अगर वो एक पहले स्टेट से 39 स्टेट में जाना चाहते हैं लास्ट वाले में, तो इसका मतलब कि उसको हर एक जगह में टैक्स देना पड़ेगा। तो 100 रुपए की चीज अगर वो बेचना चाहता था, वो टैक्स जुड़ जुड़ के वो क्या करेगा, वो उसको 5,000 की चीज में बेचना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जितने का उसका सामान नहीं उतना तो उससे ज्यादा तो वो टैक्स दे रहा है उस चीज का। तो ये चीज अगर सारा कुछ हट जाए तब उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक लिबरलिज्म। लास्ट में देखते हैं, ठीक है, कि डिफरेंट प्लेस मेजर्स डिफरेंट लेंथ। अभी आपको मैंने बताया कि हर जगह में अलग अलग क्या थे, नाप थे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि नाप को ये जर्मनी में या फिर फ्रांस में ऐसा बोल सकते हैं, यूरोप के अंदर, ठीक है, एल, ठीक है, एल बोलते थे, ठीक है, ये इल बोल लो आप, ठीक है। तो ठीक है, समझ आया क्या कि वहां पर जैसे हम इधर बोलते हैं ना कि 1 मीटर, वैसे उधर वो बोलते थे 1 इल। ठीक है, अब 1 इल का क्या मतलब होता था, देखो फ्रैंकफर्ट एक जगह है वहां पे 1 इल का मतलब था 54.7। वैसे ही अलग अलग जगह है जैसे कि मेंस वहां पे, ठीक है, 1 इल का मतलब होता है क्या, 55.1 सेंटीमीटर। वैसे ही ठीक है, न्यूरमबर्ग के अंदर 1 इल का मतलब है 65.6 सेंटीमीटर। और वैसे ही ठीक है, फिर बर्ग नाम की एक जगह थी वहां पर 1 इल का मतलब होता था 53.5 सेंटीमीटर। अब देखो खुद इतनी ज्यादा डिफरेंसेस थे। फिर इस डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए एक कस्टम यूनियन, मतलब कहते नहीं, एक गठन हुआ एक ग्रुप का जिसका नाम है, ठीक है, जोल वेरी। ठीक है, क्या कौन सा, जोलवेरी नाम का एक कस्टम यूनियन, मतलब एक ग्रुप बना। अब उस ग्रुप का हम रोल पढ़ते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया ये सारे डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए। 1834 पे एक कस्टम यूनियन मतलब एक ग्रुप बना जिसका नाम है जोलवेरीन
उसको बनाया था प्रशिया के द्वारा। फिर बाद में जर्मनी भी इस, ठीक है, जोल्वेरिन का पार्ट बना। कहने का मतलब प्रशिया ने स्टार्ट किया, जर्मनी भी उसके साथ आकर जोल्वेरिन को क्या किया उन्होंने, धीरे धीरे और जगह में फैलाने की कोशिश किया। अब आगे जो ये यूनियन था, इसने सबसे पहला काम ये किया कि जो भी बैरियर था, जो भी ये बैरियर होता है एक जगह से दूसरी जगह में जाने के, जो रोक लगती चीजों में, उसको खत्म किया। और जो भी करेंसीज थी, आपको पता है कि जैसे 39 स्टेट की अलग अलग करेंसी होगी, वो वैसे ही जैसे अलग अलग जगहों की जो 30 करेंसीज थी, उसको खत्म कर करके सिर्फ 2 ही करेंसी रख दी। आगे नए नए रेलवे के नेटवर्क बनाने शुरू किए, जिससे जो व्यापार करना जो है वो थोड़ा इजी होना शुरू हो गया।